जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। एक बार फिर से हम लेके आ चुके हैं आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट 8 हैं। अगर इसके पहले आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है साथों, तो उनको भी देखिए जा कर के, ताकि आपकी तैयारी जो है मजबूत होती रहे। आज का हमारा जो पहला सवाल है वो है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है, मैं आपसे असहमत नहीं हूँ, यानी क्या कहा गया, मैं आपसे सहमत हूँ। माउंट आबू के मंदिर देखने लायक हैं। मेरे पास 4 रुपये से अधिक नहीं हैं। यह प्रस्ताव सबको स्वीकार्य है। देखो यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य पूछा गया है। देखो यहाँ पर क्या कहेगा, मैं आपसे असहमत नहीं हूँ यानी सहमत हूँ, ये तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, माउंट आबू के मंदिर देखने लायक हैं, ये भी बिल्कुल सही है। मेरे पास 4 रुपये से अधिक नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। यह प्रस्ताव सबको स्वीकार्य है। इसमें देखो जो स्वीकार्य है, स्वीकार्य नहीं होता है, स्वीकार होता है। यह प्रस्ताव सबको स्वीकार है, ये होना चाहिए। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपकी गलती थी। बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है, निम्न में से किस वाक्य में अधम, क्या दिए गए, अधम के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी किस वाक्य में अधम के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। वह बहुत नीच व्यक्ति है, या फिर मोहन अत्यंत विद्वान है, या फिर वह रास्ता नीचे की ओर जाता है, या फिर राकेश सदैव अधर्म का पक्ष लेता है। देखो अधम मतलब क्या होता है, अधम मतलब होता है नीच। अधम मतलब क्या होता है, अधम मतलब होता है नीच या फिर दुर्जन। तो यहाँ देखो पहले में दिए गए, वह बहुत नीच व्यक्ति है। नीच क्या हो जाएगा, आपका अधम का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, वो क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है। यानी द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द हमें बताना है, इनमें से कौन सा है। कोयला है, या फिर साहस है, या फिर सूरज है, या फिर विद्यार्थी हैं। देखो हमारा जो कोयला होता है वह होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अच्छा आप बताएंगे साहस कौन सी संज्ञा है, साहस। तो साहस हमारी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, साहस हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। कौन सी, भाववाचक संज्ञा। सूरज कैसी संज्ञा है, तो सूरज हमारी कैसी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सूरज कैसी हो जाएगी हमारी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा विद्यार्थी कौन सी संज्ञा है, विद्यार्थी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो विद्यार्थी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। कैसी संज्ञा हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, जिसमें दया की भावना न हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। यानी जिसमें दया की भावना हो ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, अभय कहेंगे, या फिर निर्जीव कहेंगे, या फिर निर्भय कहेंगे, या फिर निर्दय कहेंगे। तो जिसमें दया की भावना ना हो उसे हम क्या कहते हैं, निर्दयी। यानी निर्दय किसे कहते हैं, जिसमें दया की भावना ना हो। निर्दयी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा निर्भय किसे कहते हैं, निर्भय किसे कहते हैं, तो निर्भय उसे कहते हैं जिसके अंदर भय ना हो, जिसके अंदर भय ना हो उसे हम कहते हैं निर्भय, जिसके अंदर भय ना हो। निर्जीव किसे कहते हैं, निर्जीव कहते हैं जिसके अंदर जान ना हो, यानी जिसके अंदर जान ना हो उसे कहते हैं निर्जीव। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक चलते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो जाना ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। यानी जो जाना ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे, जो जाना ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे, सर्वज्ञ कहेंगे, या फिर अनन्य कहेंगे, या फिर अज्ञेय कहेंगे, या फिर प्रमेय कहेंगे। तो जो जाना ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अज्ञेय। जो जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। अब बात कर लेते हैं सर्वज्ञ किसे कहते हैं। सर्वज्ञ किसे कहते हैं, तो जो सब कुछ जानता हो उसे कहते हैं सर्वज्ञ। प्रमेय किसे कहते हैं, प्रमेय उसे कहते हैं जो, प्रमेय किसे कहते हैं, तो प्रमेय उसे कहते हैं जो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो। यानी हमारा कोई प्रमाण के आधार पर उसे हम प्रूफ कर सकें, उसे प्रमेय कहते हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी कहा गया रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। अंशु ने अलमारी से पुस्तक निकाला।
अंशु ने अलमारी से पुस्तक निकाला। पुस्तक कैसी है? पुस्तक हमारी है स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? अंशु ने अलमारी से पुस्तक निकाली, यहाँ पर निकाली आनी चाहिए। तो निकाली किस ऑप्शन में दिए गए हैं? पहले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में? तो निकाली हमारे दिए गए हैं तीसरे ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में निकाली दिए गए हैं। तो क्या हो जाएगा? अंशु ने अलमारी से पुस्तक निकाली। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है अव्यवस्था के लिए विलोम शब्द क्या होगा? यानी अव्यवस्था के लिए विलोम शब्द हमें बताना है क्या होगा। गड़बड़ होगा, या फिर कुव्यवस्था होगा, या फिर सुव्यवस्था होगा, या फिर अराजकता होगा। अराजकता मतलब क्या होता है? अराजकता मतलब होता है अशांति। अराजकता मतलब क्या होता है? अशांति। और यहाँ पर अव्यवस्था का विलोम शब्द पूछा गया है। अव्यवस्था का जो क्या होता है? जो इधर उधर हो, और उसका विलोम होता है सुव्यवस्था, जो एक निश्चित ढंग से हो, उसे क्या कहेंगे? सुव्यवस्था। अव्यवस्था का विलोम क्या हो जाएगा? सुव्यवस्था। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यानी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। पहला क्या है? पहला, यद्यपि शेर घायल हो गया तथापि वह मारा नहीं गया। हमें यहाँ पर कौन सा वाक्य बताना है जिसमें वर्तनी अशुद्ध हो? दूसरा क्या है? यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा। तीसरा क्या है? मोहन एक पुस्तक चाहता था और वह उसे मिल गई। चौथा क्या है? मनोहर या तो स्वयं आएगा या तार भेजेगा। देखो ऑप्शन 3 में देखो क्या दिया गया? मोहन एक पुस्तक चाहता था और वह उसे मिल गई, बिल्कुल सही है। चौथे में क्या दिया गया? मनोहर या तो स्वयं आएगा या तो तार भेजेगा, ये भी बिल्कुल सही है। पहला क्या है? यद्यपि शेर घायल हो गया तथापि वह मारा नहीं गया, यह भी बिल्कुल सही है। इसमें क्या दिया गया? दूसरे में, यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा। क्या बुखार इसी तरह लिखा जाता है? बुखार क्या इसी तरह लिखा जाता है? बुखार में छोटे ऊ की मात्रा होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या, कौन सा वाक्य गलत है? तो यहाँ पर है यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा, यह आपका गलत है। यहाँ पर बुखार में गलती है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है चांद की अपनी रोशनी नहीं होती अपितु वह से प्रकाश पाता है। यहाँ पर क्या करना है? सूरज के पर्याय से उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी सूरज के हमें पर्यायवाची शब्द बताना है यहाँ पर कि क्या होना चाहिए। ललित होगा, या फिर भूधर होगा, या फिर आदित्य होगा, या फिर हिमकर होगा। देखो ललित मतलब होता है सुंदर। भूधर मतलब क्या होता है? भूधर मतलब होता है पर्वत। भूधर मतलब पर्वत, पहाड़। आदित्य का मतलब होता है, आदित्य मतलब होता है सूर्य। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिमकर की बात करें तो हिमकर किसे कहते हैं? हिमकर कहते हैं हम चांद को। चांद को हिमकर कहते हैं। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनकी पर्यायवाची शब्द बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि वहाँ पर इनकी पर्यायवाची शब्द को पूछा जा सकता है। जैसे दिनकर, दिनकर हमारी किसकी है? सूर्य की है। सूर्य की कौन कौन सी हैं? दिनकर है, दिवाकर है, भानु है, भास्कर है, आँख है, आदित्य है, दिनेश है, मित्र है, मार्तंड है, मंदार है, पतंग है, विहंगम है, रवि है, प्रभाकर है, अरुण है और अंशुमाली है। अच्छा चंद्र की देख लेते हैं। चंद्र मतलब क्या होता है? चाँद। ये क्या होता है? चाँद। तो चाँद की क्या होती है? चंद्र, शशि, हिमकर, राकेश, रजनीश, हिमांशु, चांद, मयंक, विधु, सुधाकर, कलानिधि, ये चांद की पर्यायवाची शब्द होती हैं। पर्वत की क्या होती है? तो पर्वत की होती है शैल, नग, भूधर, पहाड़, अचल, महीधर, गिरि, भूमिधर, तुंग, आद्रि। देख लेते हैं ललित की क्या होती है? ललित की होती है खूबसूरत और रूपवान। इन सभी पर्यायवाची शब्दों को अच्छे से याद करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी पर्यायवाची शब्द वहाँ पे आपसे पूछी जा सकती हैं। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है जो भू के गर्भ का हाल जानता हो। जो भू के गर्भ का हाल जानता हो, इसके लिए एक वाक्यांश के लिए हमें सही शब्द बताना है कि क्या होगा। भूगर्भवेत्ता होगा, या फिर ब्रह्मज्ञानी होगा, या फिर परमेश्वर होगा, या फिर परम ज्ञानी होगा। जो भू के गर्भ का हाल जानता हो उसे हम कहते हैं भूगर्भवेत्ता। क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मज्ञानी किसे कहते हैं? तो ब्रह्मज्ञानी उसे कहते हैं जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो। ब्रह्म का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मज्ञानी। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। यहाँ पर कौन सा शब्द क्रिया विशेषण शब्द नहीं है पूछा गया है। क्रिया विशेषण क्या कहते हैं?
क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्या होगा? कल होगा, क्या होगा, जब होगा, कब होगा। देखो कल भी क्रिया विशेषण है, जब भी क्रिया विशेषण है, कब भी क्रिया विशेषण है। तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? क्या आपका क्रिया विशेषण नहीं है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प का कौन सा होगा। यानी मुहावरा दिया गया है, इसमें से जो हमारा यहाँ पर रेखांकित शब्द है इसके स्थान पर क्या होगा पूछा गया। यहाँ पर क्या लिखा गया है? करत करत अभ्यास के आदमी होत सुजान। तो यहाँ पर हमारा जो मुहावरा होता है वो क्या होता है? करत करत नित अभ्यास के क्या होगा? जड़मति होत सुजान होगा। जड़मत किस ऑप्शन में दिया गया है? पहले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में? तो हमारा जड़मत दिया गया है दूसरे ऑप्शन में। तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? क्या होगा? अच्छी फसल होना, या फिर कम समय में कठिन कार्य करने की कोशिश करना, या फिर दूसरों की भलाई के लिए खुद को मुश्किल में डालना, या फिर कृषि करना। देखो हथेली पर सरसों जमाना क्या मतलब होता है कि हथेली पर सरसों जमाना यानी कठिन कार्य करना। क्या करना? कठिन कार्य करना। तो क्या हो जाएगा हमारा? कम समय में कठिन कार्य करने की कोशिश करना। कम समय में कठिन कार्य करने की कोशिश करना, हथेली पर सरसों जमाना हो जाएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी रेखांकित शब्द यहाँ पर दिया गया है, इसके स्थान पर जो आपका विलोम शब्द आना चाहिए, यहाँ पर जो आपका क्या आएगा? विलोम शब्द आएगा, उसे पूर्ति करना है। यहाँ पर क्या दिया गया है? जब आदि से सब कुछ अच्छा हो तो भी भला ही होता है। आदि किसे कहते हैं? आदि कहते हैं प्रारंभ को, यानी प्रारंभ को या फिर शुरुआत को। तो क्या हो जाएगा? आदि का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? परिणाम हो जाएगा, अंत हो जाएगा, भविष्य हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा। तो जो हमारा आदि का विलोम होता है वो होता है अंत। आदि का विलोम क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। यानी रेखांकित शब्द के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प हमारा क्या होगा? मेरे को दिल्ली जाना है, इसमें कौन सा होगा? तेरे को दिल्ली जाना है, या फिर इसका दिल्ली जाना है, फिर या इसकी दिल्ली जाना है, या फिर मुझे दिल्ली जाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुझे दिल्ली जाना है। मुझे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है गद्यांश का, और यह गद्यांश पहले हम लोग पूरा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसमें से देखते हैं कौन कौन से हमारे विकल्प सही होंगे। पहला क्या है? यहाँ पर दिया गया है, एक पाठशाला का था, मैं भी खाली स्थान दिया गया, बुलाया गया था, वहाँ के प्रधान अध्यापक का एक मात्र पुत्र जिसकी अवस्था 8 की थी, बड़े लाड से नुमाइश में मिस्टर हादी के कोल्हू की तरह दिखाया जा रहा था। उसका मुंह पीला था, आंखें सफ़ेद, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी, पूछे जा रहे थे, उनका उत्तर दे रहा था। देखो यहाँ पर कहा गया है रिक्त स्थान 1, यानी रिक्त स्थान 1 की जगह क्या आना चाहिए? क्या होगा यहाँ पर? वह एक पाठशाला का क्या था? वार्षिकोत्सव था, त्यौहार था, दैनिकोत्सव था, मार्गोत्सव था। तो एक पाठशाला का क्या हो जाएगा? वार्षिकोत्सव था। वार्षिकोत्सव आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें कहा गया है, रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन हमें करना है। यहाँ पर क्या दिया गया? मैं भी बुलाया गया। मैं भी कहाँ बुलाया गया? मैं भी सब में बुलाया गया, या फिर मैं भी किधर बुलाया गया, या फिर मैं भी वहाँ बुलाया गया। तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त क्या होगा? मैं भी वहाँ बुलाया गया। वहाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान 3 की पूर्ति यहाँ पर करनी है। यहाँ पर क्या दिया गया है? जिसकी अवस्था 8 की थी। 8 किसकी थी? वर्ष की थी, घड़ी की थी, दिन की थी, या पल की थी? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? जिसकी अवस्था 8 वर्ष की थी। वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी 4 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर से पढ़ते हैं, उसका मुँह पीला था, आँखें सफ़ेद,
यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, दृष्टि से भूमि से उठती नहीं थी। तो आंखें सफ़ेद थी, आंखें सफ़ेद होती, आंखें सफ़ेद था, आंखें सफ़ेद होगी। तो यहाँ पर क्या हो गए, आंखें सफ़ेद थी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। तो यहाँ पर क्या दिए गए हैं, पूछे जा रहे थे, क्या पूछे जा रहे थे, वहाँ कहानी पूछी जा रही थी, या फिर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, या फिर रिश्ते पूछे जा रहे थे, या फिर बातें पूछी जा रही थी। तो वहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे थे, उनका वह उत्तर दे रहा था। वहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे थे और उत्तर दे रहा था। अब ये रहा आपका जो गृह कार्य है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना, और आपने 20 में से कितने प्रश्न सही किए हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इन सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से देखिए और अपनी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट बनाइए। ऐसा बनाइए कि 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ही सही हो, ताकि हमें 40 नंबर हिंदी के आसानी से मिल सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही, आगे बात करेंगे अगले वीडियो।